स्टूडेंट्स, कल के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में देखा था। ठीक है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था किस चीज़ का, एटम के बारे में, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में इसका मॉडल था। वो किस आधार पे उसने दिया था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने अल्फ़ा पार्टिकल को देखा था कि ये कैसे स्कैटर होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना। तो अल्फ़ा आता था तो ज़्यादातर तो ऐसे सीधे सीधे पास कर जा रहा था गोल्ड फॉइल के थ्रू। कुछ था जो स्लाइट एंगल पे डिविएट करता था, और कुछ था जो काफ़ी लार्ज एंगल पे डिविएट करता था, और कुछ तो ऐसा था जो जाके सीधा ही लौट आता था, आर पार जाता ही नहीं था। इस आधार पर उसने बोला था कि इसका जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो कंसंट्रेटेड है, सारा मास भी वहीं पे है, मास और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, जिसका उसने नाम न्यूक्लियस दिया था। तो हम अब देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट का जो था मॉडल एटम के बारे में, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखो, जो भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया था, तो रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दिया जिसको हम लोग न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बोला था न्यूक्लियस के बारे में, इसीलिए इस मॉडल का नाम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से देखो, जो एटम है उसके अंदर एक बहुत ही न्यूक्लियस है जो कि हैवी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव चार्ज है। यानी जहाँ पे सारे प्रोटॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर में। फिर इसने क्या बोला, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो काफ़ी छोटा है, यानी ये पूरा जो वॉल्यूम है एटम का उसका बहुत ही छोटा सा एक भाग है, कौन, न्यूक्लियस। तो देखो, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, न्यूक्लियस ऐसा है उसका जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जबकि एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। माइनस में जो छोटा वो हो जाता है बड़ा। तो 10⁻⁸ कितना गुना बड़ा है, तो 1 लाख गुना बड़ा है एटम। एटम का साइज 1 लाख है, तो इसका साइज कितना, 3 2 5, तो न्यूक्लियस का साइज 1 होगा ऐसा। यानी जो रेडियस है किसका, एटम का, वो 10⁵ गुना किसके बड़ा है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस काफ़ी छोटा हो गया। देखो, तो बात निकल के आता है जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, देखा गया कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी जो संख्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको अगर तुम क्यूब रूट कर देते हो तो उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है कौन, रेडियस, किसका, न्यूक्लियस का रेडियस। तो न्यूक्लियस का रेडियस किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, समझे। और तुम याद करो, n+p को हम एटॉमिक मास भी बोल देते थे, मास नंबर। तो मास नंबर के क्यूब रूट निकाल दोगे, उसके प्रोपोर्शनल होता है कौन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो r0 है ये कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है, 1.33 × 10⁻⁻13। ये क्या है यहाँ पे, मास नंबर। तो एक फार्मूला निकल के आ गया, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा वो होगा 1.33 × 10⁻⁻13 गुने एटॉमिक मास का मास नंबर का 1/3 पावर 1/3 या क्यूब रूट। ये बात क्लियर है। चलो, ये पहला एप्लीकेशन है जिसमें तुम न्यूक्लियस का रेडियस बता देते हो अगर मास नंबर दिया रहे तो। नेक्स्ट देखो, देखा गया कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एम्प्टी स्पेस रहता है, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। इस पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रेजेंट रहता है, ऐसा।
न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। देखो अगर कोई भी एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ही, उसके अंदर प्रोटॉन जो प्रेजेंट है कहाँ पे, प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेल में बाहर। तो बोला था कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा अगर कोई भी एटम को लोगे जो कि न्यूट्रल होता है तो। अब देखो ये जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है एटम का वो किस बात के लिए जिम्मेदार है, मास के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, यानी ये मास के लिए जिम्मेदार होता है ये। जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यानी जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो इसका वॉल्यूम बनाता है, वो इसका रेडियस बनाता है। ये देखो ये मास है और ये जितना दूर में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है वो क्या बनाता है, ये रेडियस। तो ये वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन देता है और ये मास में कंट्रीब्यूशन देता है, समझ गए। देखो न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर देखोगे उससे 10 के पावर 15 गुना होता है एटम का वॉल्यूम। ये बात तो सही है क्योंकि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो 10 के पावर 5 गुना छोटा होता है किससे, रेडियस ऑफ एटम के। तो जब वॉल्यूम निकालोगे तो रेडियस का क्यूब लेना पड़ेगा, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा 15। तो यानी वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस देखोगे वो वॉल्यूम ऑफ एटम से कितना गुना छोटा होगा, 10 के पावर 15 गुना छोटा होगा। कैसे निकाला, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम निकाला तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे ए आर जो आएगा रेडियस ऑफ एटम आएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाला हुआ है 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब। न्यूक्लियस का रेडियस हमको पता है, ये 4/3 पाई तो कट गया, तो रेडियस ऑफ एटम होता है 10 के पावर -8 का क्यूब बाई इसका क्यूब, तो ये 10 के पावर 15 आ गया। चौथा जो बात था वो बोला था इसमें, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है हाई स्पीड में क्लोज ऑर्बिट में, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है हाई स्पीड और क्लोज ऑर्बिट में। ये जो मॉडल था सिमिलर था किस बात के, सोलर सिस्टम के, जो कि दिखाता था कि सन जो है इसके सेंटर में है और ये जो प्लैनेट्स है वो जो इलेक्ट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन अपना प्लैनेट हो गया जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो न्यूक्लियस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था, सन को, और जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वो प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये कुछ जो है अपना ऑब्जर्वेशन या एप्लीकेशन बोल सकते हो रदरफोर्ड के मॉडल का। क्या क्या बोला, एक तो तुमको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना सिखाया जब मास नंबर दिया हो। दूसरा तुमको हमने बताया कि जो एम्प्टी स्पेस होता है न्यूक्लियस के बाहर उसमें कौन आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आता है क्योंकि क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये सन और प्लैनेट सिस्टम जैसा था, यहाँ पे सन न्यूक्लियस था, प्लैनेट इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से बात निकलता है। तो अब देखो ये जो हमारा रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसकी खामियां क्या थी, ड्रॉबैक क्या था, क्या दिक्कत था उसके अंदर। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में चक्कर काटता है। तो देखो मैक्सवेल जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बोला था जो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूअसली अपना एनर्जी लूज करता रहता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। मैक्सवेल ने बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है वो लगातार अपना एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लूज करता है। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक चक्कर काटने के बाद कुछ न कुछ एनर्जी लूज कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न। और जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा। मान लो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा था, थोड़ा नज़दीक आएगा, फिर नज़दीक आएगा, फिर आएगा। इलेक्ट्रॉन पे ऊपर प्लस, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। जैसे पास में आएगा उसको खींच के अपने में डाल लेगा, कौन,
न्यूक्लियस, यानी अल्टीमेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते आते स्पाइरल पाथ को फॉलो करके अल्टीमेटली किस में गिर जाएगा, इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। इस कारण से क्या होगा, एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था, मैक्सवेल ने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, पास आते आते एक बार क्या होगा, ऐसे आते आते क्या हो जाएगा, एक बार चक्कर काटते काटते इसी में गिर गया। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिर के सब न्यूक्लियस में समा गया तो कहाँ से एटम स्टेबल रहा, एटम तो बचे ही नहीं। तो वही था कि रदरफोर्ड अपने मॉडल के सहायता से उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाया था, पहला शॉर्टकट। दूसरा ये था, जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा है कंटिन्यूसली, तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसका वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। बट देखा जाता है कि जो स्पेक्ट्रम हमको, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको वो वेल डिफाइंड लाइन मिलता है जिसका फ्रीक्वेंसी फिक्स रहता है, यानी डिसकंटिन्यूस मिलता है। इतना दूर फिर इतना दूर स्पेक्ट्रम, फिर ऐसा ऐसा, यानी ये फ्रीक्वेंसी अगर कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है तो ये लगातार रेडिएशन छोड़ता जाएगा, राइट, ईएम रेडिएशन तो लगातार छोड़ेगा, तो हमको लगातार देखने को मिलेगा इसका स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्पेक्ट्रम जो है वो अलग अलग मिलता है, डिसकंटिन्यूस रहता है, लगातार नहीं होता है। यानी ये जो लॉस है एनर्जी का किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो तो कंटिन्यूस नहीं है एटम के अंदर। ये भी बात आ गया, जो मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है कंटिन्यूसली, यहाँ पे तो ये भी बात दिखने को नहीं मिल रहा है, बाद में देखने को मिला तभी। अब हम बात करेंगे ईएम वेव्स के बारे में कि क्या है ये, रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट का मतलब होता है बाहर निकलना, एमिट करना, छोड़ना। तो ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसमिट होता है, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। ये जो वेव होता है वो लाइट की स्पीड से चलता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और ये वेव लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से चलते हैं, इसलिए इस वेव को हम ईएम वेव या रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। ये बात याद रखने की है कि ये जो ईएम वेव होता है उसको किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है बहने के लिए, यानी वो वैक्यूम के अंदर भी प्रोपेगेट कर सकता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है। किसको, ईएम वेव्स को। इसका उदाहरण क्या होता है ईएम वेव्स का, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। ये सारी किरणें हैं, रेज़ का मतलब किरण होता है, ये सब ईएम वेव्स के कैटेगरी में आता है। तो देखो ये जो वेव है तुम्हारा, यहाँ से शुरू करो, कॉस्मिक, अल्फ़ा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो यहाँ पे इसका वेव लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन सारे वेव का हमको वेव लेंथ दिया हुआ है। देखो वेव लेंथ जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं नॉर्मली। तो एक जो एंगस्ट्रॉम होता है उसको हम बोलते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में वेवलेंथ दिया हुआ है। देखो कॉस्मिक रे का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ में जाएगा, तो 10⁻⁻4 से लेके 0.01। अल्फ़ा कहाँ से कहाँ जाएगा, तो 0.01 से 0.1 के बीच में जिसका वेवलेंथ होगा उसको अल्फ़ा। 0.1 से 1.5 एंगस्ट्रॉम में एक्सरे,
150 से 3800 में यूवी, जिसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। 3800 से जो 7600 होता है वो होता है विजिबल रीजन, यानी हमारी आँखों को जो दिखता है ना, वो केवल और केवल वही वेव दिखता है जो इस वेवलेंथ के कैटेगरी में आ जाए, यानी इसका वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम हो। एक और यूनिट होता है वेवलेंथ को दिखाने का, होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर, यानी 10 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 1 नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम से अगर तुमको नैनोमीटर में बदलना है, क्या करोगे? 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी कितना? तो ये हो जाएगा 380 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक? 760 नैनोमीटर। कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो 10 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? तो 1/10 नैनोमीटर, समझे? तो 380 से 760 के बीच में जो रे होता है वो हमको दिखता है विजिबल। तो तुमने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड कलर का होता है, कितना? 7600। और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो हमारे वायलेट का होता है, कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम में है ये। इसके बाद देखो इंफ्रारेड। इसके अलावे जो भी हमको दिखता नहीं है आँखों से, अल्ट्रा वायलेट हो, एक्सरे हो, अल्फ़ा हो, कॉस्मिक हो, इंफ्रा हो, माइक्रो हो, रेडियो हो, ये हमको दिखता नहीं है। तो देखो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो 7600 से लेके 6 × 10⁶ तक। ये 6 × 10⁶ से अगर 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉम देखोगे तो माइक्रोवेव, और 3 × 10⁹ से लेके 3 × 10⁴ तक होता है रेडियो वेव। यानी रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, और रेड का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है किसके मुकाबले? अगर तुम विजिबल में देखोगे तो रेड का ज़्यादा है ब्लू के मुकाबले वेवलेंथ। तो देखो कोई भी जो वेव होता है उसको उसके 6 गुण से दिखाए जाते हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो ऐसा करके वेव का स्ट्रक्चर होता है, ये है वेव। तो जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इस वाले बात को हम बोलते हैं क्रेस्ट। और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ऊपर गया तो क्रेस्ट, नीचे आया तो ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, समझ गए? वेव का जो डायरेक्शन है, अगर मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा, तो समझ गए? जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है वेव का उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो हम देखेंगे जो भी वेव से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट होता है, टर्म क्या होता है। सबसे पहला टर्म है वेवलेंथ, इसको लैम्बडा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्बडा। ये क्या है? ये उस डिस्टेंस को बोलते हैं, या तो 2 नियरेस्ट क्रेस्ट ले लो या 2 नियरेस्ट ट्रफ ले लो। ये क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक की दूरी ले लो, या ट्रफ से लेके ट्रफ तक की दूरी ले लो, इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारा वेवलेंथ होता है, ठीक है, उसको किसी भी वेव का जो वेवलेंथ होता है वो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को या ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी को हम बोल देते हैं वेवलेंथ, और उसको हम लैम्बडा से दिखाते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट एंड नियरेस्ट ट्रफ। ये बात समझ में आए? ठीक है। तो इसको जो हम मेजर करते हैं वेवलेंथ को, चूँकि ये दूरी है तो इसको हम, और इसके वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए मीटर की बजाय हम लोग इसके लिए इस दूरी को, वेवलेंथ की दूरी को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। और एक जो हमारा एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻12 मीटर। एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9, और सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻2 मीटर। तो नॉर्मली तो हम लोग एंगस्ट्रॉम, पिको या नैनो में दिखाते हैं।
बशर्ते हमको ये भी याद होना चाहिए कुछ चीज़ें कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में करना है तो 10⁻⁻10 से गुना करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो, तो ये तो एक चीज़ हो गया कि ऐसा हमको करने का है। ये क्या है? ये हमारा है वेव लेंथ। तो दूसरा चीज़ क्या है इसके बारे में देखो, इसमें एक जो अगला टर्म होता है वेव का कैरेक्टरिस्टिक में, वो होता है फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? तो फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं? तो ये होता है कि 1 सेकेंड में, मान लो ये तार है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, तो इसको तुम 1 सेकेंड तक देखते रहो और देखोगे कि कितने वेव इस पॉइंट को पास किए, ठीक है। नंबर ऑफ वेव जो कि पास करेगा किसी पॉइंट से कितने समय में? 1 सेकेंड में, उसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और इसको दिखाते हैं ऐसे न्यू से। इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी भी पॉइंट से कितने वेव पास करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारा होता है हर्ट्ज। HZ से इसको डिनोट करते हैं। हर्ट जो होता है उसको पर सेकेंड भी बोल देते हैं, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड, CPS भी कहीं कहीं पे दिखा रहता है। तो 1 हर्ट बोलो या 1 पर सेकेंड बोलो या 1 साइकिल पर सेकेंड बोलो, बात सेम है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया क्या? फ्रीक्वेंसी। पहला क्या था? वेवलेंथ। तीसरा पॉइंट है टाइम पीरियड। तो ये होता है किसी एक वेव को कितना टाइम लगा पास करने में किसी पॉइंट को। तो टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट, किसी एक पॉइंट को पास करने में कितना टाइम लगा। तो देखो 1 सेकेंड में n वेव पास कर रहा था, तो एक वेव कितने सेकेंड में पास करेगा? तो 1/n में। n क्या था? हमारा फ्रीक्वेंसी था। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तुम 1/फ्रीक्वेंसी करोगे, कहीं कहीं पे इसको न्यू से लिखते हैं, कहीं पे छोटा f से भी लिखते हैं। तो 1/फ्रीक्वेंसी करोगे तो मिल जाएगा क्या चीज़? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट। समझ गए? अगला जो टर्म आता है चौथा, वो है वेलोसिटी। वेव का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, दूरी बट्टा टाइम, ये तो होता है वेलोसिटी। हमने टाइम को रख दिया 1, तो कितना दूरी तय किया 1 में, वही हो गया क्या चीज़? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है लेम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। हमेशा याद रखना, वेलोसिटी होता है लेम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसी को क्या लिख सकते हैं? लेम्डा। 1 टाइम पीरियड को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो लेम्डा गुने फ्रीक्वेंसी, यानी V बराबर क्या हो गया? F लेम्डा। कहीं पे V बराबर N लेम्डा लिखा रहता है, N भी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन समझ गए? यानी जो वेलोसिटी होगा वो 1/λ के प्रोपोर्शनल होगा। समझे? अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी तो सीधा सीधा लेम्डा के प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी नहीं है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/λ के। समझे? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होगा 1/λ के। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। ये बात समझ में आए? चलो, तो वेलोसिटी को हम V से नहीं दिखाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो C से दिखाते हैं नॉर्मली, ताकि तुम क्या हो, तुम कंफ्यूज ना हो कि ये वेलोसिटी भी स्मॉल न्यू को भी तुम सेम पढ़ लोगे, इसलिए वेलोसिटी को मोस्टली C से दिखाए। तो C बराबर क्या हो जाएगा? N लेम्डा, न्यू इंटू लेम्डा, यानी F लेम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लेम्डा। ये याद रखना, ये काम पड़ता है अपने को। अब है वेव नंबर, जिसको न्यू बार पढ़ते हैं, कुछों के ऊपर ये लगा देते उसको बोलते बार। तो न्यू बार यानी कि वेव नंबर क्या होता है? तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। यानी अगर दूरी हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो कितने वेव होंगे इसमें,
उसको हम बोल देते हैं वेव का नंबर। तो वेव का नंबर होता है न्यू बार, और वो क्या होता है 1/λ के बराबर, समझे। तो तुमको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, समझे। तो 1 cm इन्वर्स बराबर होगा 100 मीटर इन्वर्स। 1 cm इन्वर्स होगा 100 मीटर इन्वर्स। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बोल दोगे तुम कि 1 cm बराबर 1 मीटर बराबर 100 cm होता है, तो उल्टा करते हैं तो ये 100 इधर आ जाता है, तो 100 मीटर इन्वर्स बराबर होगा 1 cm इन्वर्स। ये भूलना मत तुम। चलो, क्या होता है ये cm इन्वर्स या मीटर इन्वर्स में नापा जाता है किसको, वेव नंबर को। कितने वेव प्रेजेंट हैं 1 सेंटीमीटर में वेव नंबर। और छठा जो पॉइंट है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से दिखाते हैं। तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, हाइट को, क्रस्ट या ट्रफ के हाइट को, यानी ये जो ऐसा था तो ये होता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ देखोगे, ये देखोगे तो ये भी एम्पलीट्यूड और ये भी एम्पलीट्यूड। ये समझ में आए। तो हमको पता है जो c होता था वेलोसिटी, वो क्या होता था न्यू इंटू लेमडा। तो न्यू क्या हो जाएगा c/λ, और 1/λ को न्यू बार बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा न्यू बार। तो न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी है वेव का। न्यू बार क्या है, न्यू बार है वेव का नंबर, अभी निकाला था जो 1 cm में कितने वेव प्रेजेंट है। तो ये बात क्लियर हुआ क्या, इसको लिख लो, इसको याद करो बार बार। अब क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि जो विविध भारतीय स्टेशन है, रेडियो सुनते होंगे तो पता होगा, ऑल इंडिया रेडियो का ब्रॉडकास्ट करता है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 हर्ट। ये हो गया। अब बोलता है कैलकुलेट करो कि वेव लेंथ क्या होगा EM वेव जो कि ट्रांसमीटर एमिट कर रहा है। तो हमको वेव लेंथ पूछ रहा है क्या होगा। तो EM वेव दे दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है EM वेव। अब हमने EM वेव का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि उसका जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, और वो कितना होता है तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं c बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर आ जाएगा c/न्यू, यानी c कितना है 3 × 10 के पावर 8 बाय न्यू, 1368 × 10 के पावर 3। तो यहाँ से सॉल्व करते हमको आ जाता है लेमडा इज इक्वल टू 219.3 मीटर। ये क्लियर है कैसे किया हमने। सिंपली c बराबर यानी v बराबर n लेमडा बोलते हो ना, न्यू इंटू लेमडा, ये फार्मूले का यूज़ करके ये निकाल दिया है। अब है वेव नंबर पूछ रहा है हमको, न्यू बार पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है ये वेव नंबर पूछ रहा है, किस में पर सेंटीमीटर में। किस अब दिया हुआ है येलो रेडिएशन का वेवलेंथ दे दिया है, न्यू का मान दे दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। हमको न्यू बार पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है न्यू बार पूछ रहा है। तो न्यू बार क्या होगा 1 cm में कितना वेव, ये हो जाएगा 1/, सॉरी ये लेमडा दिया था ये। तो न्यू बार क्या होता है 1/λ, लेकिन यहाँ पे लेमडा हमको किस में रखना है cm में रखना है। तो हमको एंगस्ट्रॉम में नहीं रखना है, हमको सेंटीमीटर में रखना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसको cm में बदलोगे तो 100 से गुना कर दोगे, तो यानी ये पावर घट के 8 बचेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो अब हम न्यू बार को जो पर cm में पूछा है तो सिंपली 1/λ रख देंगे, कितना तो 5800, एंगस्ट्रॉम के बदले रख देंगे 10 के पावर -8 cm। तो यहाँ से ये न्यू बार का मान आ जाएगा हमको
10⁸ बाई 5800 CM इन्वर्स, क्योंकि CM नीचे गया। तो जैसे ही ये सॉल्व करते हो तुम, तो तुमको आ जाता है 17,241.4 CM इन्वर्स। अब हमको क्या पूछा, कैलकुलेट इतना, और भी पूछा है, ठीक है। भी नहीं पूछा, वो न्यू पूछा। न्यू बराबर क्या होता था, C इंटू न्यू बार। तो सिंपली C क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा। अब ये न्यू बार सेंटीमीटर में है, देखो, तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, C को भी किस में रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ताकि ये दोनों कट सके। ये बात समझ में आ रहा है क्या। ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट को भी किस में रखना पड़ेगा, CM पर सेकंड में। तो तुम जानते हो C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मीटर को सेंटी में बदलने के लिए 100 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 CM पर सेकंड। तो C का मान रख दो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, गुने न्यू बार कितना था, 17,241.4। अब CM इन्वर्स, तो CM इन्वर्स, तो ये दोनों कट गया। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, गुना करोगे तो ये आ जाएगा 5.1 × 10⁻14 पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन तुम करो कैसे निकाला, समझोगे तो समझ में आएगा क्यों चेंज कर रहे हैं यूनिट, कहाँ पे CM इन्वर्स है, कहाँ पे मीटर इन्वर्स है। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ कि पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है कितने फ्रीक्वेंसी पे, 1120 किलो हर्ट पे, यानी जो पहला फ्रीक्वेंसी है वो है 1120 किलो हर्ट, यानी 10⁻3 लगा दो किलो के बदले। अनदर रेडियो स्टेशन जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो कितने पे, तो वो कर रहा है 98.7 मेगा हर्ट पे। मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 98.7 × 10⁶ हर्ट। तो बोल रहा है व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ईच स्टेशन। ये 1 ये 2 है तो मान लो, तो इसका वेवलेंथ 1 पूछा है, इसका वेवलेंथ 2, दोनों का वेवलेंथ पूछा है। तो हमको पता है वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, C/λ, C/न्यू होता है ये फ्रीक्वेंसी, C बराबर होता है n λ। तो λ2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, λ2 हो जाएगा C/ν2। ऐसा क्यों C ले रहे हैं, क्योंकि तुमको पता है जो रेडियो स्टेशन है वो EM वेव छोड़ता है, और EM वेव का स्पीड हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपली रख दो, तो λ1 का मान आ जाएगा 3 × 10⁸ बट्टे फ्रीक्वेंसी 1 है 1120 × 10⁻3। ये सॉल्व करने से आता है 267.86 मीटर। और λ2 आता है, λ2 = 3 × 10⁸ बाय फ्रीक्वेंसी जो है वो है 98.7 × 10⁻6। तो यहाँ से ये आ जाएगा, मीटर में आएगा, ये भी आंसर 3.0395 मीटर। सिंपल सी बात है, तुमको देखो कि ये सब चीज़ में 2 चीज़ आना चाहिए तुमको, एक तो मेगा, जिगा, टेरा, पेटा, पिको, फेमटो, एटो, जीटा, नैनो, ये सब का मतलब पता होना चाहिए, यानी 10 की पावर का। और दूसरा बात जो है वो V बराबर n λ पता होना चाहिए। यहाँ पे n फ्रीक्वेंसी है, V वेलोसिटी है, लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य है। कोई f λ लिखता है, कोई C बराबर लिखता है n λ, कोई लिखता है C बराबर f λ, कोई लिखता है C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो अपना अपना नोटेशन है, कोई कुछ भी लिखता है, बट तुमको पता होना चाहिए वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुने तरंग दैर्घ्य। ये बात तुमको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी गुने वेवलेंथ, जिसको तरंग दैर्घ्य भी बोलते हैं। तुमको ये बात पता होना चाहिए। नोटेशन तुम जो यूज़ करो कंफ्यूज मत होना कभी भी, जितना बताओ उतना कन्फ्यूजन आता है। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, जो कि डिस्टेंस दे दिया है। मान लो ये मंगल ग्रह है, मार्स है, और ये अर्थ है, इनके बीच की दूरी दे दी गई है कितना,
8 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर। तुम जानते हो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर 3 से और गुना हो जाएगा तो ये 10 मीटर हो जाएगा। ये दूरी पता चल गया। हमको पूछा टाइम कितना लगेगा, तो हम जानते हैं जो टाइम लगता है वो होता है दूरी बाय चाल, यानी दूरी बाय वेलोसिटी। हमको सबसे पहला बात तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो दूरी हमको पता है, वेलोसिटी निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है देखो, ठीक है। तो हमको सिंपली पता है कि इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 3 गुने 10 की पावर 8 हो जाएगा। रेडियो वेव है तो एम वेव है जिसका वेलोसिटी हमको पता है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा दूरी कितना इन दोनों के बीच में 10 की पावर 10 बाय वेलोसिटी होता है 3 गुने 10 की पावर 8। तो यहाँ से ये सेकंड में आ जाएगा 2.66 गुने 10 के पावर 2 सेकंड। इतना टाइम लगेगा, कुछ भी निकालने का ज़रूरत तो था ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो होता है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। तो दूरी दे दिया था मार्स और अर्थ के बीच में, हमने डिवाइड करके टाइम निकाल दिया। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जिसका वेवलेंथ है दू इतना ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। लेमडा का मान एंगस्ट्रॉम में दे दिया है 2.5 एंगस्ट्रॉम। हमको पूछा है फ्रीक्वेंसी बता दो इसका फोटोन का। देखो फोटोन का भी जो स्पीड होता है वो ईएम वेव के बराबर होता है 3 गुने 10 की पावर 8 के बराबर। तुम जानते हो सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा, तुमको सब दिया हुआ है, न्यू पूछा है तो न्यू बराबर हो जाएगा सी बाय लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होगा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो ये वेलोसिटी तो होता है 3 गुने 10 की पावर 8 बाय वेवलेंथ कितना है तो 2225। अब ये मीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको मीटर में कर दो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.349 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा तुमको फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, और इसी को हर्ट भी बोल देते 349 गुने 10 की पावर 15 हर्ट दे। तो ये बात क्लियर है क्या तुमको, ये बात क्लियर है क्या। तो अब हम शुरू करेंगे एक अपना नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है प्लांक जी का क्वांटम थ्योरी। क्या बात है, प्लांक का क्वांटम थ्योरी। तो देखो प्लांक जो था उस साइंटिस्ट था, उसने क्वांटम थ्योरी में क्या बोला, उसने बोला कि कोई भी जो बॉडी होता है, ठीक है, वो जो बॉडी है वो या तो इनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को एमिट करेगा। ये जो होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ गए बात, डिसकंटिन्यूअस होता है यानी अलग अलग होता है, एक साथ नहीं एनर्जी रेडिएट करके फ्लो कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब बात आया कि ठीक है डिसकंटिन्यूअस होता है तो कितना होता है, तो इसने बोला ये जो एनर्जी निकलता है ना वो पैकेट के रूप में निकलता है। ये जो एनर्जी है उसका एक पैकेट रहता है कि कितना पैकेट बाहर गया, तो उस पैकेट को क्या बोलेंगे, तो उसने बोला कि इस पैकेट को तुम बोल दो क्वांटम। यानी जो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस। और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। स्मॉल डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसी पैकेट का नाम देता है क्वांटम। लाइट के केस में जो स्मॉलेस्ट पैकेट एनर्जी होता है उसको फोटोन बोल देते हैं। यानी अगर तुम लाइट का वेव देखोगे तो उसके क्वांटम का यानी उसका जो एनर्जी का पैकेट था उसका नाम दे देते हैं हम लोग फोटोन। तो जब भी फोटोन बोलेंगे तो तुम क्या समझ जाओगे, लाइट का क्या है, ये क्वांटम है, किस चीज़ का, एनर्जी का। बट जनरल केस में जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको तो हम क्वांटम बोलेंगे, बट लाइट अपना एक खास व्यक्ति है तो उसके केस में उसका नाम फोटोन बोल देंगे। ये बात क्लियर है। चलो तो अब क्या बोला, अब इसने बोला कि ये जो तुम्हारा क्वांटम है उसका जो एनर्जी है वो इसके फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एनर्जी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के।
और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ई बराबर हो जाता है एच न्यू। तो एच जो कि एक कांस्टेंट है उसका नाम क्या रखेंगे? तो भैया प्लांक ने दिया तो प्लांक के नाम पे रख दो प्लांक कांस्टेंट। तो एच जो होता है हमारा क्या है? वो प्लांक का कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट आया हमको वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर हमको एग्ज़ाम में सवाल बनाना है तो वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा। तो वैल्यू जो होता है एच का वो होता है 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये मान तुमको याद रखना है, समझ गए? ये वाला जो बीच का मान है एच का वो तुमको याद रखना है। यही चीज़ जब किलो जूल में बदलेगा तो वो 10⁻³ से गुना हो जाएगा, यानी 37 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि जूल को किलो में बदलने के लिए यानी किलो जूल बराबर कितना होता है? 1000 जूल। तो अगर 1 जूल को किलो में बदलना है तो 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा। ऐसा होता है। तो तुम समझ गए ई बराबर एच न्यू। अब तुम एक चीज़ और जानते थे कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता था वेलोसिटी बाय लैम्डा, यानी सी बाय लैम्डा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? एच गुने सी बाय लैम्डा। अब तुम कहोगे अरे वाह ये वाला तो मेरे को याद था, ई बराबर एच सी बाय लैम्डा, वो होता है एच इंटू न्यू। तो हम बोले ठीक है याद था, तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि या तो ट्रांसमिट होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो इन्हीं के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा क्वांटम के। यानी या तो 1 पैकेट ट्रांसफ़र करेगा, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 10 पैकेट, ऐसे करके। यानी जो एनर्जी टोटल है वो क्या होगा? इसी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n इंटू एच न्यू। एन क्या रहेगा यहाँ पे? इंटीजर। ऐसा नहीं होगा आधा पैकेट जा रहा है, नहीं पूरा ही जाएगा। तो ई बराबर जो होगा टोटल एनर्जी वो कितना होगा? तो n गुने एच न्यू, समझे? तो ई बराबर होता है एच न्यू, यानी एच सी बाय लैम्डा। और 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हो क्या तुम? हम बोले हाँ। तो हमने बोला एच सी रहने दो, 1 बाय लैम्डा को लिख दो वेव नंबर। तो ई बराबर ये भी हो गया। तो क्या ये पूरा बात क्लियर हुआ तुमको? प्लांक का क्वांटम, प्लांक जी का जो क्वांटम थ्योरी है वो तुमको क्लियर हुआ? तो कोई भी जो बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है कोई या एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, बट डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस मतलब अलग अलग टाइम पे छोड़ रहा होगा, और उसका जो छोड़ता है एनर्जी या लेता है वो एक फिक्स अमाउंट में लेता है, और वो जो मिनिमम फिक्स अमाउंट है, कम से कम जो फिक्स अमाउंट है उसको क्वांटम बोलते हैं। और ये जो क्वांटम है उसका एनर्जी कितना होता है? तो वो एच इंटू न्यू के बराबर होता है, यानी एच सी बाय लैम्डा के बराबर होता है। यानी अगर टोटल एनर्जी कितना लिया कितना दिया तो हम ऐसे ही बात करेंगे कि कितनी बोरी, जैसे चीनी का बोरा होता है तो 3 बोरा, 4 बोरा, 5 बोरा, वैसे एनर्जी का बोरा का वैल्यू कितना है? तो एच न्यू के बराबर। तो कितना बोरा? तो n गुने एच न्यू, समझे ये? तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लो क्वांटम थ्योरी के आधार पे। तो क्वांटम थ्योरी के आधार पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमको कि कैलकुलेट करो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, किसका? सोडियम लाइट का, जिसका वेवलेंथ इतना है। तो उसको जूल में एनर्जी पूछ रहा है तुमको, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी बराबर क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा होता है, एच सी बाय लैम्डा। सी जो होगा सोडियम लाइट है, यानी ये विजिबल लाइट होता है, फोटोन है ये। तो फोटोन होगा ईएम वेव। ईएम वेव के लिए सी का मान कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा तुमको दे दिया है 5.862 गुने 10⁻⁻16 मीटर। एच का मान तुमको पता है, जूल वाला होता था कितना? 6.6 गुने 10⁻⁻34 जूल। रख दो इसमें तो ई का मान आ जाएगा 6.6 गुने 10⁻⁻34 गुने 3 गुने 10⁸ बट्टे लैम्डा कितना था? 5.862 गुने 10⁻⁻16। देखो सारे एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड, मीटर और जूल, तभी ये जूल में आएगा। तुम अगर किसी को भी गलती से एंगस्ट्रॉम या कुछो में रख दिया तो तुम्हारा खेला ख़त्म। तुम्हारा नहीं मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का। तो चलो तुम्हारा खेला तो अभी बहुत चालू है, लंबा चलेगा ये। 10⁻⁻10 जूल एनर्जी आ गया ये। चलो
तो अब बात निकल के आता है, क्वेश्चन आ गया तुमको। क्वेश्चन ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसको, ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड इन Cl2, ये Cl2 था, उसके अंदर जो क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड है उसका अगर तुम 1 मोल लेते हो तो एनर्जी होता है 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बोलता है बता दो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज कितना। हमको पूछ रहा है, देखो ये क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड था, इसके ऊपर तुम लाइट को गिरा रहे हो तो लाइट कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आता होगा। कितना एनर्जी, h इंटू न्यू, यानी hc/λ एनर्जी लेके आएगा लाइट। वही बोलता है कि वो लैम्डा कितना होगा जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो हमको पता है भाई, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मोल को ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल लगता है, समझे, इतना किलो जूल पर मोल लगता है। अब हमको 2 चीज़ और दिया है, हमको बोला कि लाइट का स्पीड दे दिया है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एवोगाड्रो संख्या दे दिया है 6.02 × 10⁻23। तो एक बात बताओ, हमको क्या पूछा है, तो पूछा वो बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो ब्रेक कर देगा किसको, सिंगल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना लगता है। तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना लगता है, समझे। 1 मोल मतलब कितने बॉन्ड, तो मोल का संख्या तो होता है 10 × 23 बॉन्ड, यानी 1 मोल बॉन्ड को हम बोल सकते हैं एवोगाड्रो संख्या के बराबर बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए लगता है 242 किलो जूल। तो 1 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना लगता होगा, तो 242 किलो जूल बट्टे 6.02 × 10⁻23 किलो जूल। किलो जूल को बदल दो तो 10⁻3 डाल देना, तो ये जूल में आ जाएगा आंसर। तो ये 1 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमको लग रहा है वो कितना है, वो आ गया तुमको 242 × 10⁻3 6.02 × 10⁻23 जूल, ये हो गया 1 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और वही हमको बोलता है कि ये hc/λ में लैम्डा का मान कितना होना चाहिए कि ये इतना एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। देखो एनर्जी जो होता है, फोटोन जो गिर रहा है उसका होता है h/λ, यानी हमको क्या पूछ रहा है, अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगा, किसका, गिरने वाले फोटोन का, यानी ये इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। यानी लैम्डा जो है एक अगर फिक्स मान के नीचे चला गया तो एनर्जी कम हो जाएगा, जिसके कारण से ब्रेक ही नहीं होगा। तो लैम्डा का एक मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। लैम्डा अगर एक अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाए तो एनर्जी अपने मिनिमम को पहुंच जाएगा, और वही मिनिमम एनर्जी कम से कम इतना हो कि बॉन्ड टूटे, वही हमको बनाना है। यानी हमको क्या लिखना है, hc/λ जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी फोटोन का एनर्जी, या इक्वल टू होना चाहिए किसके, जितना एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़रूरत है उसके लिए। अब ये कहोगे ये पार्ट में आपने किया क्या, हम बोल रहे हैं अरे यार ये दिया था 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी, तो 1 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना, तो 1 मोल का मतलब होता है ये 6 पॉइंट इतना बॉन्ड, 1 बॉन्ड के लिए हो गया इतना एनर्जी। अब वही एनर्जी हमारे फोटोन जो गिर रहा है उसका होना चाहिए, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, hc/λ होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू ये। तो अब इसमें सब कुछ दिया है, देखो हमारा जो लैम्डा होना चाहिए कितना, इसको अगर इक्वल का साइन डाल दोगे तो लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या होगा, ये कोना कोनी गुना करोगे गुने hc/242 × 10⁻3। तो यहाँ पे h और c का मान रख दो तो क्या हो जाएगा, ये जैसे रखोगे तो आ जाएगा 6.02 × 10⁻23। h का मान होता है 6.63 × 10⁻−34
गुने सी का मान होता है लाइट का स्पीड 3 गुने 10 के पावर 8 बटे 242 गुने 10 के पावर 3। ये सॉल्व करने से तुमको आ जाएगा 494 गुने 10 के पावर -9, यानी आ जाएगा 494 नैनोमीटर। ये है इसका आंसर। तो इस तरीके का सवाल आता है जेईई के अंदर। ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिक था। प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सवाल आसान लगने लगेगा। बाकी पहली बार देखोगे ये सवाल तो लगेगा क्या पूछा जा रहा है, कितना डिफ़िकल्ट है ये तो, बट ऐसा है नहीं। अब बात निकल के आता है हमारे पास कि हमको बताना है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन जिसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, किसका? फोटोन का। तो फोटोन का सी तुमको पता है क्या? हाँ पता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेवलेंथ है यानी लैम्डा पता है क्या? तो हाँ पता है। हमको क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी बता दो। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? ये होता है सी बाई लैम्डा। तो सी बाई लैम्डा यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे लैम्डा किस में रखोगे? तो मीटर में रखना पड़ेगा। तो मीटर में जैसे रखोगे तो हो जाएगा 4000 गुने 10 के पावर -10 मीटर। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.75 गुने 10 के पावर 15 पर सेकेंड। पर सेकेंड को हर्ट भी बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 75 गुने 10 के पावर 13 हर्ट। समझे क्या? दूसरा जो बात हमको पूछा वो पूछा इनर्जी। हम जानते हैं इनर्जी जो होता है ई बराबर होता है एच इंटू न्यू। एच का मान होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 गुने न्यू का मान हमने अभी निकाला है 75 गुने 10 के पावर 13। ये आ जाएगा जूल में। यहाँ से आ जाएगा ये 4.96 गुने 10 के पावर -19 जूल। अब कुछ लोग जो एग्ज़ाम में जाके गच्चा नहीं खाना चाहते, एग्ज़ाम में नो गच्चा, तो वो कृपया करके ये सब कैलकुलेशन खुद से करें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तो कोई टीचर ऐसा आंसर देख के बताने वाला रहेगा नहीं। तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन का स्पीड होगा वही तुम्हारी नौका को समुंदर से पार लगाएगा। तो वीडियो को पॉज करके अगर सवाल खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर ये वीडियो देखने का कोई मतलब है नहीं। वीडियो बंद करो और सो जाओ। अब एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन जिसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। चलो इस बार एक नया चीज़ आ गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.602 गुने 10 के पावर -19 जूल। याद करो 1.6 गुने 10 के पावर -19 को हम ई बोलते थे। यहाँ पे ई भी में ये जूल में आता है तो 10 की पावर -19 से गुना हो जाता है और कुछ खास है नहीं। तो तुमको आगे का पता है। तो 2 का मतलब क्या हो गया? तो 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। अब तुमको फोटोन का एनर्जी पता चल गया। फोटोन का स्पीड जो सी होता है वो पता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तुमको लैम्डा पूछा है और ये न्यू पूछा है। तो ई बराबर होता है एच इंटू न्यू। तो न्यू हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई एच, यानी हो जाएगा 2 इंटू 1.6 गुने 10 के पावर -19 बाय एच का मान होता है 6.626 गुने 10 की पावर -19 जूल। ये से ये कट जाएगा, आंसर देखते ही आ जाएगा अपने को। जो क्या आ जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा कितना? तो यहाँ से जो न्यू का मान आता है वो निकल के आता है 4.8 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है। दूसरा बात क्या था, हमको निकालने को बोला था लैम्डा का मान। तो ई बराबर होता है क्या? एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी बाई ई। एच का मान हमको पता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 गुने सी का मान है 3 गुने 10 के पावर 8 और ई का मान हमने निकाल लिया है 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19। ये सॉल्व करते से आ जाता है 6.204
गुने 10 के पावर -7 मीटर। किसी को अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो भी बदला जा सकता है, बाकी तो हमने इसको बना ही दिया है। चलो अब आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन। अब हमको पूछ रहा है कि व्हिच हैज हायर इनर्जी, इस दोनों में से किसका एनर्जी ज़्यादा है। तो एक फोटोन है जो वायलेट लाइट का है, वेवलेंथ दिया है, और एक फोटोन है जिसका रेड लाइट है और 7000 है। हम जानते हैं जो एनर्जी होता है वो होता है hc/λ। भाई यहाँ पे h तो कांस्टेंट है और c भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वायलेट लाइट ले लो या रेड लाइट ले लो, दोनों EM वेव में आते हैं, तो 3 × 10⁸ ही आएगा, यानी hc तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे क्या है, रेड का लैम्डा ज़्यादा है वायलेट से, उसका एनर्जी क्या होगा, रेड का कम होगा। क्यों? क्योंकि बड़का मात्रा से तुम डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, चाहो तो तुम ये निकाल भी सकते हो, दोनों के लिए निकाल दो। तो एनर्जी ऑफ वायलेट क्या होगा, ये हो जाएगा hc, ये 6.626 गुने 10⁻⁻34 गुने c होता है 3 × 10⁸ बाई वायलेट का वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम में है, इसको हम 10⁻10 मीटर में बदल देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.97 गुने 10⁻19 जूल। और ये जो दूसरा है रेड का, तो रेड के लिए भी मामला आएगा 6.626 गुने 10⁻34 गुने 3 × 10⁸ बट्टे 7000 गुने 10⁻−10। सिंपल सा बात है, नीचे वाला टर्म जिसका बड़ा वो एनर्जी छोटा, इसीलिए रेड का एनर्जी क्या हो जाएगा, छोटा होगा। यहाँ से याद आता है 2.8 गुने 10⁻−19 जूल, यानी हम देख रहे हैं कि जो वायलेट का एनर्जी है वो ज़्यादा है रेड के मुकाबले, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य छोटा था उसकी एनर्जी बड़ी थी। लैम्डा जो था रेड का वो बड़ा था, इसीलिए उसका एनर्जी कम आया है। अब हमको पूछ रहा है हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग ए वेवलेंथ इतना आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। एनर्जी का मान दे दिया है 1 जूल, पूछता है कितने फोटोन मिलके इतना बनाएंगे। तो एक फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ, ऐसे n को मिल के मान लो इतना बना दे, ये बराबर n गुने hc/λ, ये हमको निकालना है। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा n गुने hc कितना है 6.626 गुने 10⁻−34 गुने 3 × 10⁸ बट्टे लैम्डा का मान कितना है 5000। एंगस्ट्रॉम नहीं दे के हम इसको मीटर में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा जो n का मान आएगा वो उसको उधर भेजना पड़ेगा, ये आ जाएगा 5000 गुने 10⁻−10 बाई 3 × 6.62 गुने 10⁻34 में से 8 चला गया, ये बचा -26। ये सॉल्व करते से तुमको आ जाएगा 2.5 × 10⁻18 गो फोटोन मिल के 1 जूल एनर्जी हमको देगा। तो कुल मिला के बेसिक तुमको समझ में आना चाहिए कि 1 जूल एनर्जी हमको बनाना है, एगो फोटोन हमको देता है hc/λ, तो n गो फोटोन मिल के देगा n गुने hc/λ, उसका एनर्जी हमको 1 जूल के बराबर रखना है, हमारा काम हो गया। और अगला जो पॉइंट है वो है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन पासिंग थ्रू वैक्यूम, इसका वेवलेंथ दे दिया है। तो हमको देखो वैक्यूम में जो होता है फोटोन अपना, उसका वेलोसिटी तो हम हमेशा से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते रहे हैं। h का मान हमको 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड लेते हैं, और लैम्डा हमको जो दे दिया है वो है 9900 एंगस्ट्रॉम, उसको हम मीटर में बदल देंगे। यहाँ से हमारा आंसर एनर्जी पूछा है, एनर्जी हो जाएगा hc/λ, यानी वो कितना हो जाएगा 6.6 गुने 10⁻−34 गुने 3 × 10⁸ बाई लैम्डा कितना है, ये है 9900 गुने 10⁻−10, ये रखते से आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻−19 जूल। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है जिसको हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी बोल के
बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि सबसे बड़ा था, वो हमने ख़त्म किया है। तो यहाँ पे आते से हमारा 1/3 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इससे जो आगे है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ से आगे हम बोर मॉडल को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आराम से रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो चीज़ों को। बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद रहती है। 1-2 बार सुन के छोड़ दोगे कि टीचर क्या बोला तो खेला ख़त्म। इसलिए बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा पेशेंस रखो। एक टॉपिक पढ़ा, अब उसको बार बार रिवाइज करो, PDF से करो, नोट बनाना है उससे करो। चलो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन बोर मॉडल। ओके, थैंक यू।